Hello everyone, this is Uday Pratap Singh, a mentor for the preparation of competitive exams. कल हम लोगों ने जिस वीडियो पर बात की थी उसमें हमने जो यूनिवर्स है उसमें हमारे प्लेनेट्स और अर्थ के इवोल्यूशन पर बात की थी और उसमें दो कंसेप्ट थे जिसमें कि पहला कंसेप्ट हमारा था जो था अद्वैतवादी परिकल्पना यानी कि मोनिस्टिक कंसेप्ट और दूसरा हमारा था द्वैतवादी परिकल्पना जो था डुअलिस्टिक कंसेप्ट। दोनों कंसेप्ट में हमने पहला वाला जो पार्ट था उसको कवर किया था यानी कि हमने ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ का फर्स्ट पार्ट कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके सेकंड पार्ट पर जाएंगे, लेकिन सेकंड पार्ट पर जाने से पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस किए थे आपसे उनके आंसर्स पर बात करेंगे। और जिन लोगों ने कमेंट्स में आंसर दिए हैं थैंक्स फॉर दैट, आप लोगों ने अच्छे आंसर्स दिए हैं, कुछ लोगों के सही हैं आंसर्स, तो चलिए हमने उनके आंसर से नोट करके रखे हुए हैं। सबसे पहला मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो इमैनुअल कांट थे उन्होंने अपनी जो थियोरी थी गैसियस कंसेप्ट था उसको किस बुक में दिया था, तो उनकी बुक का नाम था द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थियोरी ऑफ द हेवन। ये वाली जो बुक थी वो जर्मन लैंग्वेज में इन्होंने लिखी थी और ये बुक इमैनुअल कांट की है। 1755 में गैसियस कंसेप्ट इमैनुअल कांट ने अपनी इस बुक में दिया था। तो आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर, पहला आपका जो बुक का नेम था वो ये रहा, इसको प्रपोज किसने किया, इमैनुअल कांट ने किया। इन्होंने अपनी जो गैसियस कंसेप्ट था वो किस ईयर में दिया, 1755 में दिया। तो यहां से तीन चार चीजें क्लियर हो गई। गैसियस कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय इमैनुअल कांट इन हिज ओन बुक द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थियोरी ऑफ द हेवन। सेकंड वाला जो पार्ट था उसमें मैंने क्वेश्चन किया था कि लैपलास की जो बुक है उसका नाम क्या है, तो था एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। तो एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में इन्होंने अपनी थ्योरी को 1796 में दिया था जिसका नाम था नेबुलर थ्योरी। तो नेबुलर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय लैपलास and it was proposed in the book Exposition of the World System and this book belongs to Laplace। ये फ्रांस से थे तो ये भी इनका आंसर हो गया। ये भी पूछा था जो इमैनुअल कांट थे वो किस कंट्री से थे, वो जर्मनी से थे। तो ये कल के आंसर्स हो गए। आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले कंसेप्ट जो इसका सेकंड पार्ट है, मतलब इसका डुअलिस्टिक कंसेप्ट। डुअलिस्टिक कंसेप्ट में हमें ये जानना है कि किन किन वैज्ञानिकों ने, किन किन भूगोलवेत्ताओं ने ये माना कि जो ग्रह हैं और जो पृथ्वी है उनकी उत्पत्ति दो तारों से हुई है, मतलब दो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज से हुई है। तो चलिए अब हम इस पर बात करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम इसकी जो सेकंड हाइपोथेसिस है या सेकंड कंसेप्ट है उस पर बात करते हैं और वो है द्वैतवादी परिकल्पना। तो आप हेडिंग लगा लीजिए। डुअलिस्टिक कंसेप्ट, आप इसको संकल्पना लिखिए, इसको ज्यादा ठीक लगेगा। द्वैतवादी संकल्पना यानी कि डुअलिस्टिक कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में यह माना गया कि जो भी ग्रह है, जो अर्थ है, उनकी जो रचना हुई है वो दो तारों से मिलकर हुई है। अब अगर दो तारों से मिलकर हुई है तो इसलिए इसको हम दूसरे शब्दों में बाई पेरेंटल कंसेप्ट भी कहते हैं। बाई पेरेंटल कंसेप्ट। इस अवधारणा को मानने वाले या इस संकल्पना को मानने वाले वैज्ञानिकों ने यह माना है कि इस ब्रह्मांड में पहले से दो विशाल तारे मौजूद थे और उन दो तारों की वजह से ही बाकी सारे ग्रहों की रचना हुई है। तो देखिए, इससे पहले हमने जो अद्वैतवादी पढ़ा था उसमें एक ग्रह था, मतलब एक पिंड था और यहां पर दो पिंड, मतलब पहले एक बॉडी थी, यहां पर दो बॉडी है। आप इस हेडिंग को भी जरा नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर आगे शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम इसमें पहली परिकल्पना जो कि चैम्बरलिन के द्वारा प्रपोज की गई थी उस पर बात करते हैं। उसका नाम है चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। आप इसकी हेडिंग लगा लीजिए, ग्रहाणु परिकल्पना। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। दिस थियोरी वॉज प्रपोज्ड बाय चैम्बरलिन। एक और इनके साथी थे जिनका नाम था मोल्टन, उन्होंने भी, लेकिन यहां चैम्बरलिन का नाम काफी फेमस है इस हाइपोथेसिस को लेकर। तो अब इस हाइपोथेसिस में चैम्बरलिन ने एक बात कही। चैम्बरलिन का मानना था कि यहां पर ब्रह्मांड में पहले से एक सूर्य मौजूद है, यानी कि एक प्राचीन सूर्य, इसका नाम दिया गया प्राचीन सूर्य, जो कि पहले से मौजूद था। और
इस सूर्य का जो निर्माण था वो ठोस कणों से हुआ था और इसके ऊपर सौर ज्वालाएं निकल रही थी। ये सौर ज्वालाएं गैसियस पार्टिकल्स की थी, ये सौर ज्वालाएं डस्ट पार्टिकल्स की थी, ये हीट थी, बहुत ज्यादा एनर्जी थी इसके पास में। और इसके पास में दूर से एक संयोजी तारा, आप कह सकते हैं अप्रोचिंग स्टार इसकी तरफ आया। वो अप्रोचिंग स्टार जब इसकी तरफ आया तो उस अप्रोचिंग स्टार का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से इस प्राचीन सूर्य से बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब कण, अणु, इसमें सौर ज्वालाएं, इनको बोला गया प्रोमिनेंस, इसको हम बोलते हैं सौर ज्वालाएं। सौर ज्वाला, ये सौर ज्वाला से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स इस संयोजी यानी कि अप्रोचिंग स्टार के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इससे बाहर निकल गए, जो कि इस सन के सरफेस को छोड़ गए। और छोड़कर जाने के बाद में उतने ही टाइम में ये अप्रोचिंग स्टार कहीं दूर चला गया। जब ये अप्रोचिंग स्टार कहीं दूर चला गया और ये डस्ट पार्टिकल्स इस सरफेस से अलग हो गए और बीच में जाकर वो डेंस हो गए, डेंस होकर वो एक दूसरे से चिपक गए और इससे बन गया एक बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी और उससे बने हैं आगे के हमारे ग्रह। तो इस तरह से चैम्बरलेन का मानना था कि पहले से एक प्राचीन सूर्य मौजूद था और इस प्राचीन सूर्य की तरफ एक अप्रोचिंग स्टार आया और वो अप्रोचिंग स्टार जब इस सूर्य के पास से निकला तो इस अप्रोचिंग स्टार के आकर्षण बल के कारण बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स यानी कि अणु और कण बाहर निकले। इसलिए कहा गया कि वो जो ग्रह बने हुए हैं वो इन अणुओं से बने हुए हैं, इसलिए इस थियरी को हमने ग्रहाणु परिकल्पना कहा। तो ये चैम्बरलेन की थी। अच्छा, एक और चीज, जब इससे डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे निकल गए तो वो डस्ट पार्टिकल्स बाद में जाकर 9 हिस्सों में टूटे और वही 9 हिस्से कहलाए ग्रह। अब इस टाइम में कुछ ऑब्जेक्शंस भी आए इनके लिए। वो ऑब्जेक्शंस कैसे आए आप उन पर देखिए। मैं यहां लिख देता हूं ऑब्जेक्शंस, आप अपनी कॉपी में साथ के साथ लिखें। ऑब्जेक्शंस क्या थे? सबसे पहली चीज जो थी, मेन ऑब्जेक्शन था कि जो ग्रह बने हुए हैं वो उसी मैटर के बने हुए हैं जिस मैटर से ये सन बना हुआ था, ये प्राचीन सूर्य बना हुआ था। तो अगर उसी मैटर के बने और इसी से निकले हैं तो सीधी सी बात है कि उन ग्रहों का एंगुलर मोमेंटम और इस सन का एंगुलर मोमेंटम सेम होना चाहिए। जबकि आज की स्थिति के अनुसार जो सन है उसका एंगुलर मोमेंटम इन जो प्लेनेट्स हैं, जो अर्थ है हमारी, उसके एंगुलर मोमेंटम से बहुत कम है। तो एंगुलर मोमेंटम इन दोनों मैटर का मैच नहीं होता है, जबकि दोनों ही यानी कि ग्रह और ये प्राचीन सूर्य जो है वो एक ही मैटर से बने हुए हैं। तो यहां पर ये थोड़ा सा थियरी कंट्राडिक्ट होती है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा मान्यताएं नहीं दी गई हैं। अच्छा, एक और चीज है कि इस थियरी में जो ग्रह हैं उनकी जो रोटेशन है या जो उनकी पोजीशन है उसको भी ज्यादा क्लियर नहीं किया गया। तो सबसे पहली चीज है कि पोजीशन को क्लियर नहीं किया गया, पोजीशन ऑफ द प्लेनेट्स नॉट क्लियर्ड। दूसरी चीज जो थी कि एंगुलर मोमेंटम भी इनका सेम नहीं था, एंगुलर मोमेंटम भी इनका सेम नहीं था, जबकि बने तो सन से ही हैं और सन का एंगुलर मोमेंटम बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। तो यहां पर ये थ्योरी थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बात करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें एक चीज और जो आप नोट कर लीजिए कि ये वाली जो हाइपोथेसिस थी वो चैम्बरलेन ने 1905 में दी, 1905 में दी। ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए था लेकिन फिर भी चलिए मैंने बता दिया। अब हम नेक्स्ट थ्योरी पर आते हैं और इसको हम क्लियर करते हैं। तो चलिए, इसमें सेकंड थ्योरी जो है वो दी थी जो हमारे दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स जीन्स। ये एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। तो आप कह सकते हैं कि दूसरी थ्योरी का नाम था ज्वारीय परिकल्पना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टाइडियल हाइपोथेसिस। देखिए, टाइड का मतलब ही है कि किसी एक चीज में से किसी चीज का ऊपर उठना। तो जैसे कि हमारे समुद्र में ज्वार आता है
तो वो जो ज्वार भाटा होता है उसमें पानी का ऊपर उठना ही ज्वार कहलाता है और वापस जाना भाटा कहलाता है। इसी तरीके से किसी चीज का ऊपर उठना कहलाता है ज्वार। तो ये जो हाइपोथेसिस थी वो ज्वार पर निर्भर थी, तो इसलिए इसको बोला गया ज्वारीय परिकल्पना यानी कि टाइडियल हाइपोथेसिस। दिस टाइडियल हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय अ न्यू साइंटिस्ट एंड हिज नेम वाज जेम्स जीन्स एंड ही बिलोंग्स टू ब्रिटिश कंट्री। वो एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। एक और चीज, इन्होंने अपनी थियोरी जब 1919 में दी, सॉरी 1919 में दी, दिस थियोरी वाज प्रपोज्ड इन 1919, और इसके ठीक 10 साल बाद इस थियोरी में भी एक थोड़ा सा संशोधन किया गया, चेंज किया गया। वो संशोधन जो किया था वो किया था जेफरीज ने। तो हम इस थियोरी को जेम्स जीन्स एंड जेफरीज की थियोरी भी बोलते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जीन्स एंड जेफरीज की थियोरी। तो यहां पर मैं इनका नाम लिख देता हूं। जेम्स एंड जीन्स, जेम्स जीन्स एंड जेफरीज। तो आप इस बात को सुनिए कि ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स ने दी थी 1919 में, और उसके ठीक 10 साल बाद 1929 में इसको अमेंड किया जेफरीज ने। तो जेम्स जीन्स ने दी थी इसको 1919 में, और आफ्टर 10 इयर्स 1929 में जेफरीज ने इसको अमेंड किया। अब इस थ्योरी को समझ लेते हैं क्या है। देखिए, जेम्स जीन्स के अकॉर्डिंग पहले से ही ब्रह्मांड में एक सूर्य था, और उस सूर्य से काफी दूर एक तारा था जिसको इन्होंने भी अप्रोचिंग स्टार कहा। तो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, आप समझिए। सूर्य पहले से मौजूद था, एक अप्रोचिंग स्टार था। ये अप्रोचिंग स्टार इस सूर्य की तरफ आ रहा था। जैसे जैसे ये तारा सूर्य के नजदीक आया, पास आया, तो इसके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इस सूर्य की जो बाहरी सतह थी उसमें से एक ज्वार के रूप में कुछ हिस्सा ऊपर की ओर उठने लगा। ये जो हिस्सा उठने लगा, ये इसके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से उठा। जैसे जैसे ये तारा और पास आया, तो पास आने पर ये जो ज्वार की आकृति की उठा हुआ भाग था, ये और ज्यादा उठ गया, क्योंकि ये वाला जो भाग था वो इस तारे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस तारे में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स था। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से इसमें एक ज्वार उठ गया जिसको कहा गया टाइड। ये टाइड था। इसके बाद में तीसरी कंडीशन ये हुई कि जब वो तारा बहुत स्पीड से इस सूर्य के पास से निकला, तो ये जो ज्वार की आकृति का भाग था ये सिगार की आकृति में चेंज हो गया। ये सिगार बन गया, और ये सिगार की फॉर्म में इस तारे के पीछे जाने की कोशिश करने लगा। और उसी टाइम पर जो तारा था वो बहुत ज्यादा दूर चला गया, और जो सिगार की आकृति का भाग था वो इसके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से टूट गया, और टूटने के बाद ये इस तारे के पीछे जाने लगा। लेकिन इस आने वाले तारे की जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी, और वो तारा कहीं दूर चला गया, और ये टूटा हुआ भाग उसके दूर जाने की वजह से ना तो उसके पीछे जा सका, और अपने मेन सूर्य यानी कि मेन स्टार से टूटकर इतना आगे जा चुका था कि ये वापस भी ना आ सका और उसके पीछे भी ना जा सका। ये बीच में फंस गया। अब इस हाइपोथेसिस को बहुत ज्यादा माना जाता है। इसका रीजन है कि जब सिगार की आकृति में ये पार्ट टूटा तो उसके जो कॉर्नर्स थे वो पतले थे और बीच में भाग मोटा था। ये कॉर्नर इसलिए पतला था क्योंकि ये इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, तो ये कॉर्नर पतला हो गया। और इसका जो मेन स्टार था उसका भी तो कुछ अट्रैक्शन फोर्स था। जब वो तारा दूर चला गया तो उसका अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो गया। अब ये वापस इस अट्रैक्शन फोर्स से प्रभावित हो गया। अब इसके इंपैक्ट से इसका ये वाला कॉर्नर भी क्या हो गया, पतला हो गया। तो जो सिगार था वो बीच में मोटा हो गया और कॉर्नर्स पे ये पतला हो गया। और कुछ समय के बाद ये सिगार 9 भागों में टूट गया, यानी कि ये ना वापस आ सका और ना उसके साथ जा सका, और ये 9 भागों में टूट गया, जिसमें कि पहला, आज मैंने प्लेनेट यहां बना के रखे हुए हैं, पहला प्लेनेट मरकरी यानी कि बुध था, दूसरा था वीनस यानी कि शुक्र था, तीसरा था अर्थ जो कि पृथ्वी हमारा ग्रह, चौथा है मार्स जो कि मंगल है, पांचवा जो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, छठवां सैटर्न शनि, सातवां यूरेनस अरुण, आठवां नेपच्यून वरुण, और 9वां प्लूटो यम। प्लूटो को मैंने अभी यहां पर इसलिए रखा, मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि अभी जब ये थियोरी दी गई थी अभी ये ग्रह था। 2006 के बाद से इसको ग्रह नहीं माना गया है। तो यहां पर एक ऑब्जेक्शन फिर से आया। वो ऑब्जेक्शन क्या था, हम जरा उसको भी लिख लेते हैं यहां पे।
बाकी आज की डेट में जितने भी ग्रह हैं उनकी अगर हम शेप के बारे में या उनके हम साइज के बारे में बात करें तो ये जो टाइडल हाइपोथेसिस है बिल्कुल सही बैठती है ग्रहों की उत्पत्ति के लिए, क्योंकि जो कॉर्नर वाला भाग है वो पतला है, तो कॉर्नर वाले ग्रह भी शेप में छोटे होने चाहिए, साइज में छोटे होने चाहिए। बीच में ये सबसे मोटा भाग है तो बीच वाले जो ग्रह हैं वो कैसे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। और अगर हम साइज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू साइज ये सिगार शेप बिल्कुल सही बैठती है। देखिए बुध बहुत छोटा है, इनफैक्ट सबसे छोटा है, बुध छोटा है, और वीनस छोटा है, और आपका जो अर्थ है वो इसे थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन एक ऑब्जेक्शन आता है कि अगर हम सिगार की शेप से बात करेंगे तो जो मार्स है उसको अर्थ से बड़ा होना चाहिए, लेकिन साइज में मार्स अर्थ से छोटा है, यानी कि जो मंगल ग्रह है वो साइज में अर्थ से छोटा है, जबकि यही बात इस थियरी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। बाकी के सब ठीक हैं अपनी जगह पर, लास्ट के ग्रह भी देखो छोटे हैं, इधर के ग्रह भी छोटे हैं, और बीच वाला ग्रह जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा है क्योंकि वो बीच में है। आप देख लीजिए कि जो बृहस्पति है इसके 4 ग्रह इधर हैं और बृहस्पति से 4 ग्रह इधर है, तो बृहस्पति बीच में है। अगर बृहस्पति बीच में तो इसका आकार सबसे बड़ा है, बाकी के छोटे हैं। तो ये जो हाइपोथेसिस है वो इस साइज के अकॉर्डिंग सही बैठती है, लेकिन सिर्फ एक कॉन्ट्राडिक्शन है मंगल वाला। ये ग्रह अपनी एक सर्टेन ऑर्बिट में इस अपने पुराने सन के चारों ओर रिवॉल्व करने लगे। रिवॉल्व करने की वजह से ये फिर बाद में ग्रह बन गए। हाँ, एक और चीज आपको यहां दिख रही होगी, मैंने यहां पर कुछ स्पॉट कर दिया है, डॉट 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 लगा दिया है। ये स्पॉट क्या है, ये स्पॉट है क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ब्रह्मांड में क्षुद्र ग्रहों की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के बीच में है, तो वो ग्रह है आपका मंगल और बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो यहां पर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो अब आप इस फिगर को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम का है, पूरी थ्योरी इस फिगर से आपकी क्लियर हो जाती है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां पर एक थियरी और भी है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में किसने बात की। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि सबसे पहली जो हाइपोथेसिस आई थी वो बफन की आई थी, यानी कि कास्ते दी बफन। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और कास्ते दी बफन की जो परिकल्पना थी उसका नाम था बफन की टकराव परिकल्पना। मतलब इन्होंने कुछ और माना, इससे मिलती जुलती थी लेकिन उसमें टकराव हुआ था। यहां ये जो तारा है ये इसके पास से होकर गुजरा है, इसे टकराया नहीं है, लेकिन वो टकराव वाली परिकल्पना थी। तो उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं, तब तक मैं इसको साफ करता हूं। बफन की टकराव परिकल्पना। बफन ने अपनी टकराव परिकल्पना में कहा कि ब्रह्मांड में पहले से एक सूर्य मौजूद था और जो कि एक विशाल तारा था। इस विशाल तारे के पास एक बहुत छोटा सा उल्का पिंड, एक बहुत छोटा सा कह सकते हैं आप एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी आई जो इससे टकराई, और टकराने के बाद वो 9 अलग अलग भागों में टूट गई और वे 9 भाग जो है वो ग्रह कहलाए, और जो बचा हुआ मेन तारा था वो आज वर्तमान का सूर्य है। लेकिन इनकी जो टकराव परिकल्पना थी, यानी कि जो एक बड़ा सूर्य था उससे एक अदर बॉडी आकर टकराई, और ये जो इंपैक्ट हुआ इस इंपैक्ट से ये 9 भागों में टूट गया, और ये 9 भाग इसके चारों ओर घूमने लगे।
अब यहां पर एक और चीज भी है कि जो 9 भाग में जो बड़े 9 भाग थे वो तो ग्रह बन गए, कुछ और छोटे छोटे भाग भी टूटे जो कि उपग्रह बन गए, मतलब सैटेलाइट्स बन गए, और कुछ बहुत ज्यादा छोटे कण थे, मतलब हमारे लिए छोटे हैं लेकिन अगर हम यूनिवर्स के अकॉर्डिंग देखें तो उनकी जो रेडियस है वो कई हजारों मील में है। तो उस कंडीशन में वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो क्षुद्रग्रह बन गए, मतलब एस्टेरॉइड्स बन गए। तो टकराने से बड़े पार्टिकल जो थे वो बड़े पिंड जो थे, बड़ी बॉडीज थी, ग्रह बने, इससे छोटी बॉडीज जो थे वो उपग्रह बने, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वे सारे के सारे क्षुद्रग्रह बन गए, मतलब एस्टेरॉइड बन गए। लेकिन इनके भी कुछ ऑब्जेक्शन निकल कर आए। ये ऑब्जेक्शन ये हुए कि वैज्ञानिकों ने बताया कि किसी भी दूसरे तारे यानी कि किसी भी छोटे तारे की ऑर्बिट सूर्य के इतने पास नहीं है कि ये इससे आके टकरा सके, जबकि इससे पिछली थ्योरी में क्या था कि भाई उसकी ऑर्बिट पास थी और वो पास से होकर गुजर गया, लेकिन ये क्या हुआ, ये टकरा गया आकर, तो टकराने वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। प्लस दूसरी चीज कि एक छोटा उल्का पिंड या छोटा कॉमेट जो है वो आकर सूर्य को इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये दो चीजें जो थी वो इनके लिए ऐसी साबित हुई जिससे कि इनकी परिकल्पना ठीक से साबित नहीं हो पाई। तो ये बफन की टकराव परिकल्पना थी। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान रखना है, यानी कि पृथ्वी की या ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित पहली वैज्ञानिक संकल्पना, पहली वैज्ञानिक संकल्पना किसने दी? कास्ते दी बफन। ये कौन थे? ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक। कब दी इन्होंने? 1745 में। इनके बारे में आप यही तीन चीजें आप याद रखेंगे कि जो टकराव परिकल्पना थी वो किसने दी? कास्ते दी बफन ने। और ग्रहों और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित पहली वैज्ञानिक संकल्पना किसने दी? कास्ते दी बफन ने दी। ये किस कंट्री से बिलोंग करती थी? फ्रांसीसी थे। और इन्होंने किस ईयर में अपनी थ्योरी को प्रपोज किया? वो 1745 में किया। अब हमने अब तक जो थ्योरीज पढ़ी हैं उसमें हमने कांट की वायवराशि परिकल्पना, गैसियस थ्योरी ऑफ कांट, नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास, चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन, बफन की टकराव परिकल्पना, जेम्स जीन्स एंड जेफरीज की टाइडल हाइपोथेसिस यानी कि ज्वारी परिकल्पना जो इससे पहले पढ़ी है, ये हमने पढ़ ली है। अब यहां पर कुछ बहुत सारी दूसरी परिकल्पनाएं भी हैं, अदर हाइपोथेसिस भी हैं जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं उनके नाम और उनको किसने प्रपोज किया वो मैं अभी आपको यहां लिस्ट बना के दे दूंगा, क्योंकि उनको अभी बोलकर लिखाना बहुत टाइम लगेगा। मैं लिस्ट बना दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन अभी यहां पर मैं एक चीज और बता दूं कि जो ज्वारी का परिकल्पना थी, कुछ टाइम के बाद में वैज्ञानिकों को यह लगा कि हम क्यों ग्रहों और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, क्यों ना हम ब्रह्मांड के बारे में सोचें, यूनिवर्स के बारे में सोचें, क्योंकि अर्थ और प्लेनेट, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और जो अदर स्टार्स हैं, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। सो व्हाई वी शुड नॉट गो फॉर द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। तो ये रीजन था कि वो यूनिवर्स के इवोल्यूशन की तरफ ध्यान देना शुरू किया। तो इसके संबंध में जो पहली सबसे सर्वमान्य परिकल्पना आई वो आई बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो थी उसमें यह बताया गया कि एक छोटा सा पार्टिकल था, हैवी डेंसिटी की वजह से उसने एक विस्फोट हुआ और बाद में ये यूनिवर्स बन गया। यूनिवर्स एक्सपैंड होता चला गया, लेकिन बाद में इस थियोरी में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई और इस थियोरी को और ज्यादा अमेंड किया बाद में एडविन हबल ने। और बाद में इन्होंने अपने समय में क्या बताया कि आज की डेट में जो बिग बैंग थ्योरी है वो उसके अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड यूनिवर्स बना वो एक्सपेंड कर रहा है, और इस एक्सपेंशन का जो प्रूव किया वो उन्होंने उसको लेबोरेटरी में प्रूव किया। तो लेबोरेटरी के थ्रू क्या बातें हुई, बिग बैंग थ्योरी क्या है और ये एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स क्या है, इसको हम नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमी में कवर करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और मैं आपको एक लिस्ट देता हूं जो कि दूसरी हाइपोथेसिस की है, बाद के वैज्ञानिकों ने दी। तो चलिए देखिए, आपके लिए ये लिस्ट तैयार है, क्योंकि हमने जिन हाइपोथेसिस को पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हमने काफी एक्सप्लेन करके पढ़ा है। लेकिन उसके अलावा भी कई सारी हाइपोथेसिस इस अर्थ और प्लेनेट के मतलब कहते हैं इवोल्यूशन के लिए आने लगी और आती रही, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। लेकिन फिर भी लिस्ट होना जरूरी है, क्योंकि इस परिकल्पना से, अंतर तारक धूल परिकल्पना से एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि ऑटो श्मिट ने दी थी। इसको बाद में बात करेंगे। पहले शुरू करते थे कि सबसे पहले थी टकराव परिकल्पना यानी कि कोलिजन हाइपोथेसिस कास्ते दी बफन। ये पहली साइंटिफिक हाइपोथेसिस थी अर्थ और प्लेनेट के इवोल्यूशन के लिए, ये पहली थी। दूसरी परिकल्पना है वायवराशि परिकल्पना यानी कि गैसियस हाइपोथेसिस जो कि इमैनुअल कांट ने दी थी। थर्ड थी निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस जो लाप्लास थी। इस लाप्लास की संकल्पना को बाद में रॉस ने संशोधित किया था, यानी कि एक साइंटिस्ट है रॉस,
ये पूछ लिया गया क्वेश्चन है कि लाप्लास के ये हाइपोथेसिस को किस भूगोलवेत्ता या वैज्ञानिक ने इसको अमेंड किया, संशोधित किया, रॉस ने किया। उसके बाद आती है उल्का पिंड परिकल्पना यानी कि मेट्रोइड हाइपोथेसिस जो कि लॉकियर ने दी। ग्रहाणु परिकल्पना यानी कि प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस जो कि चैम्बरलेन ने दी, और साथ में इनके एक और साथी वैज्ञानिक थे जिनका नाम मोल्टन था, तो बेसिकली ये चैम्बरलेन के नाम से ज्यादा फेमस है, चैम्बरलेन तथा मोल्टन। नेक्स्ट ज्वारीय परिकल्पना टाइडियल हाइपोथेसिस जो कि जेम्स जीन्स ने दी। After 10 years, it was amended by Harold Jeffreys in 1929. तो 1929 में हेराल्ड जेफरीज ने इसको संशोधित किया। नेक्स्ट द्वैतारक परिकल्पना बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय रसेल, इसे रसेल ने दिया। विखंडन का सिद्धांत फिजन थ्योरी, इट वाज प्रपोज्ड बाय रॉसजन, इसको रॉसजन ने दिया। नवतारा परिकल्पना यानी कि नोवा हाइपोथेसिस, इट वाज प्रपोज्ड बाय होयल एंड लिटिलटन। और उसके बाद में नेक्स्ट ही अंतरतारक धूल परिकल्पना इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, ऑटो श्मिड। ये इस परिकल्पना के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यानी कि अंतरतारक धूल परिकल्पना का मतलब है कि ऑटो श्मिड ने यह माना कि ब्रह्मांड में पहले ही कुछ गैसियस पार्टिकल्स और धूल जो धूल के कण थे, लेकिन इन्होंने गैसियस पार्टिकल्स को थोड़ा सा नजरअंदाज किया अपनी थ्योरी में, और इन्होंने बेसिकली जो अर्थ है या प्लेनेट्स का इवोल्यूशन है वो धूल के डस्ट पार्टिकल से माना है। इसका रीजन है कि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनमें जब टकराव होता है तो कुछ अलग स्थितियां बनती हैं, जबकि डस्ट के पार्टिकल्स जब टकराते हैं तो उनमें स्थितियां कुछ अलग बनती हैं। जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो टकराने के बाद, कोलिजन के बाद इकट्ठे नहीं होते हैं, बल्कि वो टकराने के बाद भागते हैं, जबकि डस्ट पार्टिकल्स के साथ ऐसा नहीं होता। जब वे टकराते हैं तो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो जो अंतरतारक धूल परिकल्पना है, इंटरस्टेलर डस्ट पार्टिकल्स थ्योरी जो है, ऑटो श्मिड ने यह माना इसमें कि अगर गैसियस पार्टिकल्स आपस में टकराते तो टकराने के बाद भाग जाते, दूर हो जाते, तो फिर उससे उनका कभी भी एक दूसरे के साथ संयोजन नहीं होता, वो कभी एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं, और अगर जुड़ेंगे नहीं तो फिर ग्रह कैसे बनेंगे। लेकिन डस्ट पार्टिकल्स का जो नेचर होता है वो गैसियस पार्टिकल से अलग होता है। तो इनके अकॉर्डिंग डस्ट पार्टिकल्स आपस में जुड़े होंगे, जुड़ने के बाद वो इकट्ठे हुए, डेंस हुए, और उससे प्लैनेट्स बने और ग्रह बने, और उसमें हमारा एक अर्थ भी है। तो इसलिए इन्होंने गैसियस पार्टिकल्स की जगह पर डस्ट पार्टिकल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया। और ये क्वेश्चन 1999 में यूपीएससी में पूछा गया, प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था शायद ये। तो ये इंपॉर्टेंट है। अंतरतारक धूल परिकल्पना किसने दी? ऑटो श्मिड में। आप एक काम करिएगा, इनके नाम और इनको किसने प्रपोज किया ये जरूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन फंस सकता है। बाकी का जो हमने एक्सप्लेन करके पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, चीजों को आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, उससे भी आप बाद में नोट्स बना सकते हैं, लेकिन नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्योंकि हर बार आप वीडियो नहीं देख सकते, आप नोट से ही रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज की यहां पर हम जो बात है उसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नेक्स्ट कंसेप्ट को लेकर होगा, नई कहानी शुरू होगी कि अब हमने अर्थ का फॉर्मेशन तो कर लिया, अब अर्थ के फॉर्मेशन के बाद जो अर्थ पर स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी कि जो महाद्वीप हैं और महासागर हैं, इन चीजों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका निर्माण कैसे हुआ, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो for whatsoever the reasons, don't forget to hit the like button and do subscribe this channel if you are new. Thank you.